हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बता देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो माइंड मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। वो जो टॉपिक्स है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लीडरशिप, लीडरशिप थ्योरी, लीडरशिप का और मैनेजमेंट का क्या स्टाइल होता है, पाथ गोल थ्योरी और बिहेवियरल मॉडल। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट क्लास मैनेजर की तैयारी कर रहे हो या सेकंड क्लास मैनेजर की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका सिलेबस में माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का पेपर है, चाहे आप कोल वाले हो चाहे आप मेटल वाले हो, अगर आपका पेपर एमएमएलएस है यानी कि लेजिस्लेशन का पेपर है, माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का पेपर है, तो उसका मैं ए टू जेड पोर्शन जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे माइंड मैनेजमेंट को पूरा डिटेल में, लेजिस्लेशन को पूरा डिटेल में, जनरल सेफ्टी को पूरा डिटेल में, चाहे आप सेकंड क्लास के मैनेजर की पेपर दे रहे हो या फर्स्ट क्लास मैनेजर की पेपर दे रहे हो, चाहे आप पोल की पेपर दे रहे हो या मेटल की पेपर दे रहे हो, चाहे आप रेस्ट्रिक्टेड के पेपर दे रहे हो या अनरेस्ट्रिक्टेड के पेपर दे रहे हो, ये पूरा का पूरा पोर्शन ए टू जेड कवर कराया जाएगा मेरे क्लासेस में। उसके लिए आप क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे 6200 670 155, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं बट कॉल कोशिश अवॉइड कीजिएगा, अवॉइड करने का, क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, अंडरग्राउंड माइंस में जॉब वॉब है तो थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसके चलते कॉल रिस्पॉन्ड हो सकता है, नहीं भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। इसका फी मैं बता देता हूँ, 1000 रुपया फी है और एक बार 1000 रुपया आपका लगेगा और आपको मैं दिसंबर तक वैलिडिटी देने वाला हूँ, अप टू दिसंबर के लास्ट तक वैलिडिटी देने वाला हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जो जून के एग्जामिनेशन है डीजीएमएस के, आप उसको भी दे सको और जो दिसंबर में एग्जामिनेशन है उसको भी दे सको, दोनों एग्जाम आपका आराम से कवर हो जाए। और उससे पहले यानी मई के लास्ट तक आपका पूरा पोर्शन कवर करा दिया जाएगा ताकि जून में जब आप एग्जाम में बैठो तो आप पूरा पोर्शन कंप्लीट करके बैठो। इसमें आपको मैं टेस्ट सीरीज भी लूंगा जब एग्जाम आएगा उसके आसपास में, इसमें आपका नोट्स भी मैं डाल दूंगा, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इसलिए रहेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चे जॉब करते हैं जिसके चलते लाइव क्लास नहीं कर सकते, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इसमें डालने वाला हूँ। तो ये पूरा क्लास का इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। सीटें लिमिटेड है, एक बार सीट पूरा हो जाने के बाद आपको पता है कि मैं लेता नहीं हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले इसको हम तोड़ देते हैं दो भाग में। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जैसे जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी, माइनिंग कंपनी पकड़ लीजिए ताकि आपको समझने में सुविधा हो। एक माइनिंग कंपनी है, इस माइनिंग कंपनी में बहुत सारे मैनेजर होंगे अलग अलग माइंस के, ठीक है, बहुत सारे मैकेनिकल वाले डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, बहुत सारा आपका फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट होगा, सॉरी बहुत सारे लोग होंगे जो इन डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। अब समझिएगा, जो माइनिंग वाला मैनेजर होगा वो माइनिंग से रिलेटेड डिसीजन लेगा, जो मैकेनिकल का मैनेजर होगा या मैकेनिकल का जो चीफ होगा वहां पे वो मैकेनिकल का डिसीजन लेगा, जो इलेक्ट्रिकल वाला होगा वो इलेक्ट्रिकल का लेगा। मतलब हर एक फैसले के लिए एक अलग अलग सेंटर है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं इसको। मतलब हर डिपार्टमेंट अपना अलग डिसीजन लेगा अपने काम के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। कोई भी पॉलिसी वगैरह बनाना हो कंपनी के लिए तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऑथराइजेशन से बनेगा। अलग बात है सीएमडी साइन करे जो भी करे, लेकिन उसके मतलब प्रेजेंस में बनेगा, एक तरह से कहे तो प्रेजेंस में बनेगा, उनका डिसीजन होगा वो, ठीक है। अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे कंपनी के जो सीएमडी है या फिर जो चेयरमैन है, सीएमडी मतलब चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर, अलग अलग कंपनी में अलग अलग शब्द रखा गया है। तो अब कोई कंपनी का सीएमडी क्या करेगा, छोटा छोटा मैटर में, कोई भी छोटा मैटर हो, कोई छोटा पॉलिसी बनाना हो, कोई कंपनी का एसओपी वगैरह बनाना हो, कोई कंपनी का मैनुअल वगैरह तैयार करना हो, ठीक है, ये काम में भी सीएमडी का योगदान रहे। तो इसमें क्या होता है, हर छोटा से छोटा काम के लिए, छोटा छोटा काम के लिए, बड़ा बड़ा काम के लिए अलग अलग टाइप का, मैकेनिकल का काम हो तब भी,
माइनिंग का काम हो तब भी सीएमडी रिस्पॉन्सिबल, सिविल का कोई काम हो तब भी सीएमडी रिस्पॉन्सिबल। अब इतने सारे हैं, अगर नया कोई प्रोजेक्ट खुल रहा है तब भी सीएमडी रिस्पॉन्सिबल, कोई प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन करना हो तब भी सीएमडी का उसमें योगदान रहे। तो मतलब जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, जो ऊपर में डायरेक्टर लेवल पे बैठे हैं या उसके ऊपर लेवल पे बैठे हैं, उन्हीं का पूरा जिम्मेदारी बनता है कि हर छोटा से बड़ा मैटर में वो पॉलिसी बनाए, हर छोटा से बड़ा मैटर में वो कंपनी का ग्रोथ को लेके और कंपनी के भविष्य को लेके फैसला करे। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। मतलब जो भी फैसला होगा भैया मालिक फैसला करेगा, जो बड़ा बड़ा आदमी है, जो मेन आदमी है, वही मिलकर फैसला करेगा कि क्या करना है। देखो जब कभी छोटी छोटी कंपनी होती है ना, छोटी मोटी कंपनी होती है, स्मॉल कंपनीज होती है, तो यहाँ पे ये चीज सही रहता है क्योंकि एक तरफा डिसीजन रहता है, क्लियर डिसीजन रहता है, क्लियर कट डिसीजन रहता है। अगर गलती हुआ तो मालिक का घाटा, नहीं हुआ तो पूरा सबका प्रॉफिट। ठीक है, तो एक छोटी कंपनी में तो ये बहुत फायदेमंद है। डिसेंट्रलाइजेशन एक स्मॉल कंपनी में, स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें फायदा हो सकता है। लेकिन जो बड़ी लेवल की कंपनीज होती है जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें हमेशा नुकसान ही होता है ज्यादातर। हालांकि कुछ ना कुछ तो मेरिट तो रहेगा ही, बट ज्यादातर आपका डिमेरिट ही देखने को मिलता है ऐसी जगह पे जहां पे बड़ी कंपनी, लार्ज स्केल की कंपनी हो। इसीलिए कोल इंडिया ने क्या किया है, कोल इंडिया ने अलग अलग सब्सिडरी बना दिया है। कोल इंडिया ने क्या किया, अलग अलग सब्सिडरी बना दिया है और हर सब्सिडरी का एक सीएमडी बना दिया है कि भैया इस सब्सिडरी का फैसला आप लो, है ना। डब्ल्यूसीएल का अलग सीएमडी होगा, ईसीएल का अलग सीएमडी है, एमसीएल का अलग सीएमडी है, एनसीएल का अलग सीएमडी है ना, बीसीसीएल का अलग सीएमडी है। हर अलग अलग सब्सिडरी का अलग अलग सीएमडी है। अब इसके बाद भी ऐसा नहीं कि हर फैसला सीएमडी ले रहा है। अगर डब्ल्यूसीएल का बात करें तो ऐसा नहीं कि हर फैसला सीएमडी ले रहा है। अब क्या करेगा, वो सीएमडी कुछ पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे देगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके बैठ के फैसला लेंगे, सब मिलके आपस में, हो सकता है उसमें 6-8 डायरेक्टर हो, वो लोग मिलके फैसला लें। उसके बाद अगर कोई मैकेनिकल वाला काम हो तो जो जीएम मैकेनिकल होगा वो फैसला करेगा, जीएम फाइनेंस वाला फाइनेंस से रिलेटेड फैसला करेगा, जीएम इन्वायरमेंट वाला जो होगा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैसला करेगा। तो हर किसी को एक सेंटर कर दिया गया है, बेसिकली हर किसी को अधिकार दे दिया गया है। तो ऐसा जो पॉलिसी चल रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन। तो आपको मैं इतना सारा चीज इसलिए बताया क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई कंपनी का नाम दे देगा, CIL बोलेगा, CIL फॉलोस, पहला दे देगा सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, दूसरा दे देगा डिसेंट्रलाइजेशन, तीसरा दे देगा बोथ और चौथा दे देगा नल। तो आपको जब इनके मतलब बहुत डिटेल में नहीं पता होंगे तो फिर आप कैसे डिसीजन लोगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रलाइजेशन। अगर आपको यहाँ पे ये CIL काट के लिखेगा स्मॉल इंडस्ट्री स्केल बिजनेसेस फॉलोस, तो उसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा समझेंगे अगर आप तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा चीज है, बहुत मजेदार चीज है मैनेजमेंट। आप अगर पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत काम आएगा। अभी देखो, अब इसका कुछ फायदा भी होगा, कुछ घाटा भी होगा। मेरिट में क्या होता है, डिसीजन क्लियर रहता है, डिसीजन क्लियर रहता है। अगर सेंट्रलाइजेशन हम कर दे, डिसेंट्रलाइजेशन कर दे, पहले डिसेंट्रलाइजेशन को समझते हैं, मतलब एकाधिकार जिसको बोल सकते हैं, एकाधिकार है भैया, एक ही आदमी मिलकर पूरा फैसला कर रहा है, उसी हिसाब से कंपनी चल रहा है। तो अगर जो कंपनी का मेन आदमी है अगर वो अच्छा है, टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, तब तो बहुत कंपनी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उस आदमी से कुछ भी गलती हो गया तो पूरा कंपनी को झेलना पड़ेगा, पूरा घाटा पूरे कंपनी को होगा। रॉन्ग डिसीजंस जो होते हैं बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो पॉलिसी बनाए जाते हैं, अगर वो सीएमडी सिर्फ अकेले सीएमडी मिलके पॉलिसी बना रहा है तो उस पॉलिसी बनाने में समय ज्यादा लगेगा क्योंकि सीएमडी के पास दुनिया भर का काम है, ऊपर से पॉलिसी वाला काम दे दिया। अब ये पॉलिसी बनाएगा फिर ये जारी करेगा तो टू मेनी डिलेज हो जाता है भाई, बहुत लेट हो जाता है, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। ये सब पॉलिसी लागू होने में बहुत झंझट हो जाता है। ठीक है, तो रॉन्ग डिसीजंस, पॉलिसी वाला में डिले हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता है सही से, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होता है ना, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं। तब सीएमडी का वर्कर के ऊपर तो डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा नहीं, है ना, तो इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमको डिसेंट्रलाइजेशन ना करके सेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। तो यहां तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा जो किताब में लिखा हुआ है उसको भी एक बार आपके साथ देखते चलेंगे ताकि कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए। ओके,
देखिए पर्सनल मैनेजमेंट में पढ़ा रहा हूँ पिछले कुछ एक आध क्लास कराया हूँ, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक में क्लियर कर दिया हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, ये सब जो चीजें हैं क्लासेस में पूरा क्लियर कर दिया हूँ। प्रिंसिपल ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये भी क्लियर कर दिया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी मैंने अच्छे से बताया आपको डिटेल में। डाइवर्सिटी वगैरह, एचआरएम कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बताया। इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, पूरा डिटेल में बताया। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यही बोला गया टू बिकम फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर, हर मैटर पे भैया यही डिसीजन लेगा। ठीक है, एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वेरी लार्ज। दिस रिजल्ट इनटू आइदर डिले, या तो डिले हो जाता है इन द प्रोसेस, और चांसेस टू मेनी रॉन्ग डिसीजंस होते हैं इसमें, है ना। इन स्मॉलर यूनिट द डिसीजन इज टेकन अप फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट हायर अप एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इन लार्जर यूनिट इज द नॉट, if not power is delegated to the lower levels there will be huge difficulty। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है अगर सीएमडी सारे फैसले लेने लगे तो बहुत सारा डिफिकल्टीज हो जाता है सिस्टम में। टू मेनी डिलेज होता है, टू मेनी रॉन्ग होता है डिसीजन, है ना। टू टैकल द सिचुएशन वेरियस सब्सिडरीज लाइक कंपनी, जैसे सीआईएल के बारे में मैंने बताया, has been created under the leadership of CMD in each of the subsidiary। हर सब्सिडरी का सीआईएल में एक अलग CMD है ताकि वो अपना डिसीजन हर सब्सिडरी लेवल पे। थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स विच आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट डिसेंट्रलाइजेशन एज पर। कुछ मेरिट डिमेरिट है जो फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है ना। जैसे बोला गया है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैटर करता है। ठीक है, कंपनी का पॉलिसी, साइज ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द एक्टिविटी, इन चीजों को देख के हम लोग डिसीजन लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन करना है या डिसेंट्रलाइजेशन करना है कोई भी कंपनी का। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर हम लोग आते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको शॉर्ट में ओबी बोलते हैं। ठीक है, ओबी ओवरबर्डन वाला नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में वो काम करता है, तो कंपनी के अंदर उसका बिहेवियर कैसा है, कंपनी के अंदर उसका बिहेवियर कैसा है। अब आप बिहेवियर का मतलब क्या झगड़ा करने वाला बिहेवियर की बात कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब क्या है समझिएगा। कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉय लगातार सीखने की कोशिश कर रहा है, उसका लर्निंग एबिलिटी है, वो लगातार सीखने की कोशिश कर रहा है? क्या वो एम्प्लॉइज आपके मोटिवेटेड हैं? जितने भी एम्प्लॉइज हैं एवरेज निकाल के देखेंगे कि ज्यादातर एम्प्लॉय कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, मतलब नया नया इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहा है, नया नया आपकी कंपनीज में मशीनरीज आ रही है, नया नया सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, तो कंपनीज के एम्प्लॉय उसमें लर्निंग में ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी ग्रो करेगा। कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, मोटिवेशन दोनों तरह से हो सकता है, या तो आप इंसेंटिव दे रहे हो, मतलब आपका अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, इस टाइप का, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है उसको, या फिर आप उसको फैसिलिटी दे रहे हो ऐसा जिसको देख के वो अपना बेसिकली मोटिवेटेड फील कर रहा हो कंपनी, है ना। प्रमोशन वगैरह जो हो गया है ये मोटिवेशन के अंदर में ही आता है। फिर आता है पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इसके बाद आता है एटीट्यूड, कंपनी के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है एक दूसरे को लेके, उसके कंपनीज के अंदर बिहेवियर के साथ साथ वैल्यूज, मतलब ईमानदारी से जैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि झूठ फूल कर रहा है, पेपर में कुछ और फर्जीवाड़ा वगैरह सब कर रहा है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं ज्यादातर जो पीएसयू में एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, साल में एक बार अपना इनकम का ब्यौरा देना पड़ता है, इनकम का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसमें क्या करते हैं वो बताते हैं कि मेरे पास कितना चल संपत्ति और अचल संपत्ति है, ताकि जो विजिलेंस वाली टीम होती है, हर कंपनी में विजिलेंस का एक अलग से टीम होता है, ये विजिलेंस वाली टीम हर साल का रिकॉर्ड देखती है कि कोई भी एम्प्लॉय जो एग्जीक्यूटिव है, अधिकारी के पोस्ट पे है, उनका सैलरी बढ़ने के कारण उनके जो प्रॉपर्टी है वो किस रेट से बढ़ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए एक एम्प्लॉय है, उसका एक एग्जीक्यूटिव है, उसका 1 लाख रुपया सैलरी है, ठीक है। अब 1 लाख रुपया सैलरी है तो साल का 12 लाख हो गया, उसके बाद उसको पीआरपी यानी प्रोडक्शन रिलेटेड पे और कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिला, वो मिला जुला के 15 लाख पकड़ लीजिए आप। अब इसको साल भर में 15 लाख मिल रहा है, ठीक है।
अब इसकी जो एग्जीक्यूटिव की वाइफ है वो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है मतलब कहीं जॉब नहीं करती है तो इनकम नहीं आता होगा, तो 15 लाख रुपया साल भर में वो आदमी व्यक्ति जो है वो कमा रहा है, ठीक है। इसके बाद वो अपना जमीन का ब्यौरा दिया कि भैया जमीन कहाँ कहाँ पे है, कोई बिजनेस तो नहीं है साइड से, उसका ब्यौरा दिया कि कोई बिजनेस तो नहीं है ना, उसका ब्यौरा दिया। तो ये सब डिटेल देखने के बाद आपको पता चला कि 15-18 लाख रुपया साल भर में वो कमा पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, ठीक है। लेकिन वो कंपनी का एम्प्लॉय आपकी कंपनी में 3 साल काम किया, और 3 साल काम करने के बाद वो आदमी एक अच्छा सिटी में 4 करोड़ का बंगला ले लिया, 4 करोड़ का बंगला ले लिया एक अच्छा सिटी में, ठीक है। और जब आप उसके चेक कर रहे हो कि यार इतना इनकम कैसे वो जनरेट किया, तो पता चल रहा है कि जितने जमीन उसके पहले थे उतना ही जमीन अभी भी है, जितना प्रॉपर्टी उसका पहला था उतना ही प्रॉपर्टी अभी भी है, वो कहीं बैंक से लोन नहीं लिया है, वो कहीं से फाइनेंस नहीं कराया है पैसा, वो किसी से उधार नहीं लिया, क्योंकि 4 करोड़ तो कोई उधार देगा नहीं, तो अचानक से उसके खाता में पैसा 4 करोड़ आया कैसे, और वो बंगला लिया कैसे। तो ये सब चीजें मैटर करती है। तो इसीलिए जो इम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये सभी चीजें आती है, विजिलेंस वाली चीजें भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर में ही आती है। मतलब वैल्यूज, कंपनी का वैल्यूज कैसे चेक करता है, तो कंपनी जो वैल्यूज चेक करता है वो कागज में चेक करता है, आपको नहीं देखता है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, है ना, आपको ये नहीं देखता है कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप बहुत ईमानदारी से बातें करते हो, आप बहुत पूजा पाठ करते हो, आप टीका लगा के, तो उससे कोई मतलब नहीं कंपनी को। कंपनी को मतलब है भैया हमारा स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है आपका, हमको वो दिखाइए। फॉर्म 16 जो कंपनी देती है, फॉर्म 16 मतलब साल भर का जो ब्यौरा रहता है कि कितना इनकम किए, कितना टैक्स दिए, कितना क्या भरे, कितना पीआरपी मिला, कितना क्या मिला नहीं मिला, उसमें पूरा लिखा रहता है। तो फॉर्म 16 के हिसाब से आपका इनकम जो है, उस इनकम में आप कितना प्रॉपर्टी बना पाए, इस चीज का आपको ब्यौरा देना पड़ता है। आपको अपना भी देना पड़ता है, सेल्फ का भी, प्लस वाइफ का भी देना पड़ता है। वाइफ आपकी जॉब कर रही है नहीं कर रही, बिजनेस कर रही है, उसके नाम पे कितना बिजनेस है वगैरह, उसका ब्यौरा देना पड़ता है। अब अचानक से अगर किसी का संपत्ति बढ़ गया तो भैया वो बिजनेस के दायरे में आ जाता है। तो ये सब वैल्यूज चेक करती है कंपनी इसी बेसिस पे। इसके बाद जो इन्वॉल्विंग लर्निंग है, इसको भी चेक कैसे करती है कंपनी, तो जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ रहे हैं कंपनी में, या नए नए मशीनरीज आ रही है, उस मशीनरीज के बारे में आपको कितना नॉलेज है, उस मशीनरी के सेफ्टी फीचर वगैरह सब कुछ के बारे में आपको कितना नॉलेज है, इस चीज से पता करती है कि कंपनी लर्निंग कर रही है कि नहीं, मोटिवेटेड है कि नहीं कंपनी, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है कि नहीं, एटीट्यूड है कि नहीं, वैल्यूज है कि नहीं, परसेप्शन वगैरह, ये सब चेक करती है। जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कंपनी में हम हर साल 200 आदमी हायर कर रहे हैं और कंपनी से हर साल 400 आदमी जा रहे हैं, तो भैया इसका मतलब है कि कंपनी में जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हैं तो हमको उसको सुधारना पड़ेगा, उन चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये सब बेसिकली एचआर वाले देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो करते हैं एचआर वाला, वो सबका काम होता है ये सब काम करना। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है तो फिर आपको बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ऐसा नहीं कि मैनेजर आपसे कैसा बात कर रहा है या सीएमडी आपसे कैसा बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंप्लॉइज आते हैं कि इंप्लॉइज का बिहेवियर कैसा है, इंप्लॉइज का लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज, परसेप्शन, ये सब चीजें देखते हैं, ये सब चीजें मैटर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम है लेकिन ये है चीज उल्टा, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप कंपनी का, अगर आप कंपनी का प्रेजेंट देख रहे हो तो आप इससे फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपकी कंपनी में लोग सेटिस्फाइड है, आपकी कंपनी में लोग लगातार सीख रहे हैं, आपकी कंपनी में ईमानदार लोग हैं, तो फिर आपकी कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा होगा, ठीक है। चल, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अगला चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है लीडरशिप। लीडरशिप, ठीक है। तो जैसे ही लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको कहना है कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो 2 आदमी मिलकर दिया है। 2 आदमी का नाम याद कर लीजिए। जब कभी भी मैनेजमेंट में किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा ना, तो उस नाम को तोता जैसा रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नाम पूछ देता है स्टेटमेंट देके। एक तो नाम है कुंज, अब कुंज नाम है लेकिन, ठीक है, एक तो नाम है कुंज लेकिन ये है अमेरिकन आदमी है, और एक है ओ डोनेल, ओ डोनेल, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति ने मिलके लीडरशिप नाम के शब्द की खोज की थी। लीडरशिप नाम के शब्द की खोज की थी कि आखिर लीडरशिप होता क्या है, और इसको लेके इन्होंने डेफिनेशन दिया था। इन्होंने क्या किया था, डेफिनेशन दिया था। अब ये डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना तो बहुत अजीबोगरीब डेफिनेशन है, ठीक है,
लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लीडरशिप, ठीक है। तो कुंज नाम का एक व्यक्ति है और एक ओ डैनियल नाम का व्यक्ति है, जिन्होंने लीडरशिप नाम का एक शब्द खोजा और उनके बारे में क्या बताया, डेफिनेशन क्या दिया। अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओ डैनियल, इट इज द आर्ट ऑफ इंक्लूडिंग द सबऑर्डिनेट टू अकॉम्प्लिश देयर असाइनमेंट विथ जील एंड कॉन्फिडेंस। अब ये झील का मतलब क्या है समझाता हूँ, समझिएगा। बोला गया है कि एक आर्ट है, एक कला है ये, ठीक है। तो अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब आपके नीचे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है आपके अंदर जो आदमी काम कर रहा है, आपके अंदर मतलब आपके साथ में, आपके नीचे में, आपके नीचे पोस्ट है, बट वो उसका जवाबदेही आप लेते हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होते हो, तो ऐसे लोगों को सबॉर्डिनेट कहते हैं। तो इंक्लूडिंग द सबऑर्डिनेट टू अकॉम्प्लिश देयर असाइनमेंट, मतलब जो काम आप उसको दे रहे हैं वो कैसे खत्म कर रहे हैं, है ना, इन चीजों को लेके। जील का मतलब होता है ग्रेट एनर्जी। जील का मतलब होता है ग्रेट एनर्जी। आप एक आदमी को काम दिए हो, ठीक है, कि भैया आप ये वाला काम थोड़ा करवा देना, तो वो आदमी रो रो के काम करा रहे, रे साहब मेरे को क्यों दे रहे हो साहब, उसको दो ना साहब, दूसरे शिफ्ट में कराओ ना, सब काम मैं ही करूं क्या, सब मैं ही देखूं क्या, सब मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, मैं ही सब काम करूं क्या। तो ये हो गया रो रो के करना। और एक आदमी को आप, एक माइन फॉरमैन या एक माइनिंग को ओवरमैन है, उसको आप बुला के बोले कि भाई ये काम है थोड़ा देख लेना। अब सामने वाला आदमी बोल रहा है कि अरे साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये काम मैं देख लूंगा ना, मैं कर लूंगा ना, एक नया चीज है, मैं देखूंगा, मैं सीखूंगा सर, मेरे को बड़ा मजा आता है नया चीजों में, और कोई काम हो तो सर आप बताना। तो ये हो गया ग्रेट एनर्जी। क्या हो गया ये? ग्रेट एनर्जी। इंथुजियाज होके आपको बता रहा है, मोटिवेटेड होके आपको बता रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा है कि भैया आप ये काम तो मैं कर ही दूंगा, और कोई काम हो तो बताओ। तो ऐसे चीजों को बेसिकली आपको क्या करना है, इंस्पायर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कुंज और डोनेल नाम के दो व्यक्ति हैं, इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि लीडरशिप क्या है, एक ऐसा कला है जिसमें जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे होते हैं, वो ऐसा काम करे, खत्म करे कि ग्रेट एनर्जी के साथ काम करे और कॉन्फिडेंस के साथ काम करे, इसको बोलते हैं लीडरशिप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको धमका के, डरा के तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तू जानता नहीं है मेरे को, मैं तेरा शिफ्ट इंचार्ज हूँ, तू सिखाएगा मेरे को, जो काम तेरे को बोलता है तू कर, समझा, तेरे को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं भाई, ऐसा वो ग्रेट एनर्जी के साथ करे, एक्साइटमेंट के साथ करे, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बोला है जील, रिफ्लेक्ट, आर्डर। अब ये आर्डर का मतलब क्या होता है? आर्डर का मतलब होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ काम करे। जैसे माइंस में एक नया मशीन आया, ठीक है, अब उस मशीन को देखने के लिए आदमी का ना मतलब एक्साइटमेंट है कि आज जाएंगे, नया मशीन देखेंगे और नया मशीन चलाने को मिलेगा, नया मशीन से काम करने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। तो ये हो गया एक उत्सुकता, ठीक है, एक हो गया आपका उत्सुकता। अर्नेस्टनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटेंस, इंटेंस सिंसियर, मतलब बहुत ज्यादा सिंसियर लोग होंगे, है ना। तो मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, लीडरशिप कुछ ऐसा आपका होना चाहिए कि आपके अंदर जो भी आदमी काम कर रहे हैं वो सबसे पहले तो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, उसके बाद एक्साइटेड रहे, है ना, एक्साइटेड रहे काम को लेके, उनके अंदर एक एनर्जी भरा रहे, हमेशा वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करे, और उनको साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी गेन करने का मौका मिले। इसी को बोलते हैं लीडरशिप, इसी को बोलते हैं लीडर्स, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्यों जरूरी है? तो इससे क्या होता है, इससे हमारा काम होता है, आदमी मोटिवेटेड रहता है, गाइडेंस मिलता है। जैसे आप लीडरशिप, बेसिकली मैनेजर अगर मान के चले किसी कंपनी का अच्छा हो, तो मैनेजर बहुत कुछ सिखाता है, नया नया तरीका इजाद करता है और नए नए तरीके से काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। अब जो आदमी उस तरीके से काम कर लिया है, उसको उस काम का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद एक्सपीरियंस होने के अंदर, उस एक्सपीरियंस होने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये काम तो मैं अब करवा लूंगा साहब, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो उनको भी मजा आता है भाई कि नया तरीके से काम किए, नया चीज सीखे, एक्सपीरियंस गेन किए, ठीक है। तो ये सब आता है लीडरशिप के अंदर, है ना। ईमानदारी बिल्ड करना, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा रखना, कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉय और डिफरेंट यूनिट का अच्छा रखना, ये सब चीजें होता है जनरली लीडरशिप से। एक अच्छा लीडर इन चीजों पे ध्यान देता है, खास फोकस करता है, ठीक। इसके बाद क्या बोला गया है, देयर आर कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन द लीडरशिप क्वालिटी, है ना, रिक्वायर्ड टू चेंज इन द एज फॉलोज। तो बेसिकली जो आप लीडरशिप कर रहे हो उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसमें कुछ बहुत सारे बदलाव होते हैं, है ना। तो ये सब बदलाव कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है यार, बट एक एक चीज को हम पढ़ाएंगे आपको, चाहे आए चाहे नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इनोवेटिव, इंक्विजिन, एक सेकंड, एक सेकंड,
इनक्यूजिटिवनेस, ठीक है। इनक्यूजिटिवनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इंक्विजिटिवनेस का मतलब होता है टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चन। ऐसे वर्ड को ना लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे वर्ड को आप उसका मीनिंग लिख लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मतलब जब कंपनी में अच्छे लीडरशिप मिलते हैं, अच्छे लीडर्स मिलते हैं, तो लोग अच्छे से काम करते हैं तो उनके दिमाग में उत्सुकता रहता है, उनके दिमाग में अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं, इनोवेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके अंदर ये क्षमता भी होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सके, ठीक है। आपका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए और उनका ऐसा क्षमता होना चाहिए कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंक्विजिटिवनेस, ठीक है। उसके बाद फोकस्ड ऑन पीपल ऑल अराउंड डेवलपमेंट। जो अच्छे लीडर होंगे वो चाहेंगे कि मेरे नीचे जितने भी लोग हैं सब ग्रो करे, सब फ्यूचर में आगे बढ़े, सबका ग्रोथ हो, सबका प्रमोशन हो, सब एक अच्छे लेवल पे जाए, है ना। तो इंस्पायरिंग होते हैं वो, ठीक है। उनसे क्या होता है, भरोसा जीत पाते हैं लोगों को और लंबे टाइम तक वो भरोसा टिका रहता है ना। आस्क व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों, इस आई ऑन द हॉरिजॉन, ओरिजिनेट द चेंजेस एंड स्टेटस क्यू का मतलब होता है ऑफ दैट, मतलब लगातार वो पता करते हैं कि जो काम मैंने दिया था वो काम कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं हो पाया, फिर आगे के लिए वो गाइड करते हैं, ठीक है। वन पर्सन एंड डज द राइट थिंग। एक आदमी होता है जो पूरे डायरेक्शन को बदल देता है। तो कुल मिलाकर के लीडरशिप की भैया डेफिनेशन लिखी हुई है और उसके साथ साथ उसका बुलंदपन क्वालिटी लिखा हुआ है। आपको याद क्या रखना है इसमें, आपको याद रखना है ये कुंज और ऑर्डिनल, ये नाम याद रखना और डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रहेगा कि किसने दिया था, बाकी तो छोटी मोटी चीजें हैं। अब आते हैं लीडरशिप की थ्योरीज। देखिए लीडरशिप की जनरली 3 थ्योरीज होती है। सबसे पहला होता है ट्राइट अप्रोच, दूसरा होता है बिहेवियरल अप्रोच, तीसरा होता है सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। अब ये ट्राइट अप्रोच क्या होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्राइट अप्रोच कैथ डेविस नाम के एक आदमी थे, कैथ डेविस, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि ट्राइट अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको फटाक से बोलना है कैथ डेविस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, कैथ डेविस के द्वारा दिया गया। जो भी नाम आता है, मैंने कहा था कि जब कभी भी कोई आदमी का नाम आता है तो उस चीज को तोता जैसे चाट देगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। कैथ डेविस बेसिकली ट्रैट के बारे में बताता है। अब ये ट्रैट का मतलब क्या होता है, ट्रैट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन। जैसे जैसे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से वेल्डिंग का काम कर सकता है, उसके पास डिग्री नहीं है लेकिन वेल्डिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। तो एक तरह से जो क्वालिटी है उसका वो क्या हो गया, वो वेल्डिंग का क्वालिटी हो गया, वेल्डर हो गया एक तरह से, ठीक है। तो कुछ कुछ काम माइंड से कुछ कुछ लोग होते हैं, कंपनी के कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो जिसका जैसा काम है, जिसका जैसा क्वालिटी है, हम उसको अगर उस टाइप के काम को दे देते हैं तो उससे काम हमारा ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। इसको बोलते हैं ट्रेट अप्रोच। ये किसके द्वारा दिया गया था, कैथ डेविस के द्वारा दिया गया था। इसमें 4 मेजर ट्रेट होते हैं, 4 मेजर क्वालिटी हमको देखना होता है। अगर लीडरशिप वाले है तो लीडर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए उसके अंदर में, अंदर से मोटिवेटेड हो, अचीवमेंट लगातार लेते हो, ह्यूमन रिलेशन को लेके थोड़ा ध्यान रखें। तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती इसमें, ये सब क्वेश्चन आपका कम चांस है। लेकिन भैया कैथ डेविस तो याद रखिएगा, ट्रेट अप्रोच, कैथ डेविस। ट्रेट अप्रोच क्या है, तो लीडरशिप का थ्योरी है। आपको पूछ देगा ट्रेट अप्रोच किसका थ्योरी है, 50 गो चीज देके आपको पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है लीडरशिप का थ्योरी है ट्रेट अप्रोच, किसके द्वारा, कैथ डेविस, ठीक है। इसके बाद आता है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच मतलब जिसका जैसा बिहेवियर है। अब यहाँ पे ऑटोक्रेटिक, पर्सिएसिव, सपोर्टिव, इंस्ट्रूमेंटल, ये सब जो लिखा हुआ है मैं इसके मतलब बता देता हूँ। देखो जब मैंने मैनेजमेंट का स्टाइल पढ़ाया था, आपको अगर नहीं मिल रहा है तो मैं क्लासेस में तो खैर डाल ही दूंगा, बट अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दूं, तो यहाँ पे देखिएगा यूट्यूब में मेरे चैनल पे जाना, ब्लैक डायमंड चैनल पे, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, इसको तो क्लिक कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसा बेल दिखाई दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा और यहाँ देखिएगा मैनेजर्स एग्जाम करके प्लेलिस्ट बना दिया मैं आपके लिए। अगर आप फ्री वाले हो, फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो कुछ कुछ टॉपिक तो मैं फ्री में डाल ही सकता हूँ यूट्यूब में जितना हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर आप पूरा तैयारी करना चाहते हैं मैनेजर का अच्छी तरीके से, तो आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। मैनेजर एग्जाम का फोल्डर ओपन करेंगे, आपको अगर लगता है कि मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है, खराब पढ़ा रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा वीडियो लेक्चर में डाला हुआ हूँ इसमें मैनेजमेंट का ही। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट है ना, ये सब डाला हुआ है। तो आप इसको देख के तैयारी कर सकते हो। इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे, खराब पढ़ा रहे। उसके बाद डायरेक्ट आप पैसा देके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैंने बताया था मैनेजमेंट का स्टाइल, ठीक है, मैनेजमेंट का स्टाइल मैंने पढ़ा था।
ये देखिए मैनेजमेंट का स्टाइल। तो इस मैनेजमेंट का स्टाइल को लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। मैनेजमेंट का जो स्टाइल है उसको लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं, जो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इसको मैं अगले, अगर ऑनलाइन क्लासेस में आप देख रहे हो तो इसको मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैनेजमेंट का जो स्टाइल होता है या लीडरशिप का जो स्टाइल होता है, ठीक है, तो इसमें जो मैं बता रहा था बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच में देखो, एक मिनट पीडीएफ ही निकाल लेते हैं ना यार, पीडीएफ पढ़ा रहे थे, पीडीएफ निकाल लेते हैं जस्ट से। हाँ, बिहेवियरल अप्रोच में क्या होता है, बिहेवियरल अप्रोच में आदमी के बिहेवियर, लीडर के बिहेवियर पर निर्भर करता है सब कुछ। जैसे वो ऑटोक्रेटिक है क्या, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एकाधिकार वाला व्यक्ति। जैसे एक तंत्र जिसको बोलते हैं, मतलब कि एक मैनेजर आया, मैनेजर आके बोला आपको कि ये चीज ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, मतलब काम बताया कि ये काम है और इस काम को इसी तरीके से करना है, ऐसा मैनेजर ने कहा। अब आपको उसी काम को उसी तरीके से करना, भले आपके पास बहुत सारे तरीके हो, उस तरीके से जल्दी हो जाता है वो काम, लेकिन मैनेजर बोल दिया कि इस काम को इस तरीके से करना है तो यही तरीका से आपको करना है। ये होता है ऑटोक्रेटिक। मतलब जो आपके मैनेजर होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, वो अपना दिमाग से काम करते हैं, अपने हिसाब से बात बताते हैं। इसमें बहुत बार गलतियां भी होती है, बहुत बार फायदा भी होता है, ठीक है। इसके बाद होता है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है जो मैनेजर आ गए हैं, है ना, वो मैनेजर क्या करेंगे, वो मैनेजर आपके बातों को सुनेंगे, समझेंगे, अपनी बातों को बताएंगे, है ना, पार्टिसिपेट करेंगे चर्चा में। जैसे कोई काम है उस काम को लेकर चर्चा करेंगे एक्सपीरियंस लोगों के साथ कि इस काम को ऐसे करना चाहिए, एक्सपीरियंस लोग बताएंगे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो कुछ बात उनका सुनेंगे, कुछ बात अपना बताएंगे और मिलजुल के एक फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे और फिर फैसला लेके काम करेंगे। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव, है ना। मतलब बिहेवियरल अप्रोच के अंदर में ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव भी आता है। इसके बाद एक आता है सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंटल। क्या आता है, सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंटल आता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, और अगला देखिएगा लाइन इंस्ट्रूमेंटल सपोर्टिव। अब ये दोनों का मतलब क्या है, दोनों उल्टा जुल्टा लिखा हुआ है लेकिन है एक ही चीज, समझिए। सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है मदद करना स्पष्ट तरीके से, मतलब डायरेक्ट मदद करना, डायरेक्ट मदद करना, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मदद कर देना, इसको बोलते हैं सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, डायरेक्ट मदद कर देना। जैसे जैसे कंपनी का एक वर्कर है, वर्कर आया और आके मैनेजर को बोला कि सर हमारा बेटी का शादी है, हमको कुछ पैसा का जरूरत था, तो अगर हमको एडवांस मिल जाता, केस एडवांसमेंट, है ना, केस एडवांसमेंट होता है या फेस्टिवल एडवांसमेंट होता है, कोल इंडिया और सब्सिडरी वगैरह में, तो बहुत सारे पीएसयूज में होते हैं कि फेस्टिवल से पहले आप कुछ पैसा ले सकते हो, फिर वो पैसा आपके अकाउंट से कटता रहेगा। तो वर्कर आके मैनेजर को बोला कि साहब हमको केस एडवांसमेंट के लिए एप्लीकेशन डालना था, आप अगर मदद कर देते तो कुछ अच्छा रहता। तो मैनेजर क्या किया, पॉकेट से निकाल के पैसा दे दिया वर्कर को, लो भैया तुम रखो, तुमको केस एडवांसमेंट जब डालना है डाल देना, तब तक के लिए तुम पैसा रखो, ठीक है। तो ये क्या किया, ये डायरेक्ट मदद कर दिया। अब वही वाला मैनेजर क्या करता है, वही वाला मैनेजर बोलता है ठीक है तुम कैश एडवांसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन बनाओ, हम साइन कर देते हैं और तुम जाके अप्लाई करो। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से मदद कर रहा है, डायरेक्टली मैनेजर उसको पैसा नहीं दिया है, इनडायरेक्ट तरीके से मदद कर रहा है। ये देखो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो मैं उदाहरण दिया उसका मतलब यही होता है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे उदाहरण इसके अंदर में आ सकते हैं। तो सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है डायरेक्ट मदद करना, इंस्ट्रूमेंटल सपोर्टिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट मदद करना, इसीलिए नाम को उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक जो आता है थ्योरी, वो होता है सिचुएशनल अप्रोच। मैंने क्या बताया, मैंने लीडरशिप की थ्योरीज बता रही थी, उसमें मैंने बताया कि तीन तरह के थ्योरी होते हैं। सबसे पहले ट्रेट अप्रोच होता है, मतलब जिसको जैसा क्वालिटी उसको ऐसा काम। उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि बिहेवियर में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, पर्सिटेटिव, सपोर्टिव, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल सपोर्टिव, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सिचुएशनल अप्रोच होता है। सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से काम करता है आदमी, उसको सिचुएशनल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। बस यही है आपका सिचुएशनल अप्रोच। अब लीडरशिप का थ्योरीज आपका क्लियर हो गया है। अब लीडरशिप के बिहेवियर को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो लीडरशिप का जो बिहेवियर है उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, चार कैटेगरी में। कौन सा, सपोर्टिव लीडरशिप, मतलब डायरेक्ट सपोर्ट करता है या सपोर्ट करता है। पार्टिसिपेटिव, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करके चर्चा करता है और एक पॉइंट लेके काम करता है। इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप, मतलब डायरेक्ट मदद करना, है ना। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप, मतलब अगर काम कोई कर रहा आदमी और लगातार उसे वो सही है, वो जीत रहा है, ठीक है, वो काम, उस जैसे कोई वेल्डर आया,
उस वेल्डर को मैंने कहा कि भाई ये काम है, इसको कैसे करना है बताओ। तो वेल्डर बताया कि साहब इस काम को अगर हम इस तरीके से करें तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो मैनेजर बोला ठीक है, आप अपने हिसाब से काम करो, आपको लगता है कि आप इस टाइप से काम कर सकते हो तो करो। तो वेल्डर उस तरह से काम किया और वो काम सक्सेस रहा। फिर से एक दिन वेल्डर आया, मैनेजर से पूछा भाई कि हमको सर ये काम करना है, कैसे करेंगे। तो वेल्डर बोला कि इस काम को हम ऐसे ऐसे करें क्या सर, मैनेजर साहब से पूछा। तो मैनेजर बोला हाँ तुमको जैसा ठीक लगता है करो। तो फिर से वो काम उसी तरीके से हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो इससे मैनेजर का एक ट्रस्ट जनरेट हो गया। और क्या किया, उसका अचीवमेंट को देखते हुए उसको उस पर भरोसा किया कि हाँ भाई तुम लगातार इस काम को जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे उस काम को किया है और हुआ भी है सक्सेस, तो तुम अपने हिसाब से काम करो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपको अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। ठीक है, तो अब ये जो जितने चीजें मैंने बताया, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो थ्योरी वाले पोर्शन है जो सिर्फ आपको समझना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रट लेना है, आपको समझ में आए चाहे नहीं। जैसे ये कुंज एंड ओडेनल का जो डेफिनेशन था लीडरशिप वाला। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें आपको रटनी है, जैसे लीडरशिप थ्योरी कौन कौन सी होती है, और ट्रेट अप्रोच किसके द्वारा दिया गया था, बिहेवियर अप्रोच में क्या आता है, ठीक है, सिचुएशनल में क्या आता है, लीडरशिप की क्वालिटीज वगैरह सब खाली देख लेना है ना, ऑटोक्रेटिव वगैरह। अब ये जो लीडरशिप का स्टाइल है ना, ये जो लीडरशिप का स्टाइल है ये मैं डाल दूंगा अगले लेक्चर में। लीडरशिप का स्टाइल को ही मैनेजमेंट का स्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का स्टाइल भी बोलते हैं, ये भी सेम चीज। ओके, चलो अब आते हैं पाथ गोल थ्योरी। चलिए अब इसको हम समझा देते हैं। ये जो पाथ गोल थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है। तो जब मैंने कहा ना कि जब भी नाम वाली बात आएगा ना भैया, जब भी नाम वाली बात आएगी कि ये वाला किसने दिया वो वाला किसने दिया, तो उसको तोता जैसा चार्ट लेना है। ठीक है, पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट के द्वारा दिया गया, रॉबर्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये एक फिलोसोफर थे। तो रॉबर्ट ने क्या कहा मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। और वो काम आज भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है, जनरली ज्यादातर कंपनीज में पाथ गोल थ्योरी का ही इस्तेमाल होता है। कौन सा थ्योरी का, पाथ गोल थ्योरी का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है समझिएगा सिंपल साधारण शब्दों। इसमें क्या होता है, जो ऊपर के मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ठीक है, ऊपर के मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, या फिर यूं कहेंगे कि जो ऊपर के लीडर्स होते हैं, जैसे जैसे सीएमडी, जैसे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या करते हैं, ये एक टारगेट फिक्स करते हैं कि यार इस साल जो हमारा टारगेट है वो मान के चलिए 1 मिलियन टन का टारगेट है, कोयला निकालने का 1 मिलियन टन का टारगेट है। ठीक है, और इस साल जो हम प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, इस साल का प्रॉफिट हमारा 1,000 करोड़ कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए, 1,000 प्लस प्रॉफिट होना चाहिए। और कुछ कुछ टारगेट इन लोगों ने मिलकर सेट किया, सीएमडी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, या यूं कहेंगे जो लीडर्स होते हैं हमारे, उन लीडर्स ने बहुत सारे टारगेट सेट किए। अब ये जो टारगेट है, ये टारगेट उन्होंने अपने सब ऑर्डिनेट को बताया, सब ऑर्डिनेट्स को बताया। जैसे जैसे उन्होंने जितने भी माइंस के मैनेजर थे उनको बताया, जो एरिया लेवल पे जनरल मैनेजर थे उनको बताया, जो आपका एजेंट थे उनको बताया कि भाई हमारा ये टारगेट है, उसको अचीव करना है। तो जो उनके सबऑर्डिनेट्स, हर माइंस के मैनेजर, जीएम, एजेंट, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को, ठीक है, फॉरमैन को, ओवरमैन को, इन सब चीजों के, इन सब लोगों के साथ डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद प्लान बनाया कि कैसे हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, उनमें क्या क्या डिफिकल्टीज आएगी, इन डिफिकल्टीज को देखा। उसके बाद उसका सॉर्ट आउट हम कैसे कर सकते हैं, उन डिफिकल्टीज को, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे हमको घाटा क्या होगा। इन सब चीजों को सोचने समझने के बाद एक तरीका निकाला और उन तरीका पे काम किया। इसी अप्रोच को बोलते हैं पाथ गोल थ्योरी, इसी को बोलते हैं पाथ गोल थ्योरी, इसी को क्या बोलते हैं, पाथ गोल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक अगर आपका क्लियर हो गया हो तो आप पाथ गोल थ्योरी समझ चुके हैं।
ये था आपका पाथ गोल थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊपर लेवल का जो लीडर्स होते हैं वो टारगेट डिसाइड करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट को बताते हैं, फिर उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो प्लानिंग के साथ उसके मेरिट डिमेरिट्स को डील करते हुए उस टारगेट को अचीव करते हैं, एंड दैट थ्योरी इज नॉन एज पाथ गोल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है पाथ गोल थ्योरी, इसलिए याद रखिएगा जितने थ्योरीज है, खासकर उन थ्योरीज पे तो भाई नजर टिका देना, गड़ा देना, और नाम तो भैया तोता जैसा रट लेना, मैं बता रहा हूं बार बार। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला। अगला जो है वो है बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो नाम है उसको तोता जैसा रट लेना है, तो इसको कौन दिया था, तो एक एडगर एच सैचिन। एडगर एच सैचिन, नाम याद नहीं हो रहा तब भी याद करना पड़ेगा, कोई उपाय है जी, बिल्कुल नहीं, कोई उपाय नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। ये मॉडल कौन दिया, वो मॉडल कौन दिया, ये थ्योरी कौन दिया, वो थ्योरी कौन दिया, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, है ना। और कुछ बेसिक जो पॉइंट होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको याद करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आप बच ही नहीं सकते हो। उसको याद करना मतलब याद करना है। क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर का निकाल कर देखोगे ना, तो दुनिया भर का क्वेश्चन ऐसा पूछा है। ठीक है, तो बिहेवियर मॉडल एडगर एस सचिन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है समझिएगा। इसमें ऐसा है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि कोई भी आदमी ऐसा सोचता है, कोई कंपनी वैसा सोचता है, कोई कंपनी ऐसा काम करता है, कोई कंपनी वैसा काम करता है, ऐसा करके बहुत सारा थ्योरी बताया गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया इसके। ठीक है, तो एडगर एच सचिन जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर कंपनी में गया, हर कंपनी में जाके इन्होंने कंपनी में जो मैनेजमेंट है उसका बिहेवियर को स्टडी किया, हर कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं उसके बेसिकली क्या बोलते हैं बिहेवियर को स्टडी किया, है ना। और इन सभी के बिहेवियर को स्टडी करने के बाद एक आउटकम्स दिया, एक थ्योरी दिया, जिसको बोलते हैं बिहेवियर मॉडल। क्या बोलते हैं, बिहेवियर मॉडल इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा पानी मैंने पी लेता हूं, जस्ट अ सेकंड। चलिए एक बार देख लेते हैं हम जो पढ़ा रहे थे उसको। तो हमने क्या बताया, बिहेवियर मॉडल जो है वो एडगर एच सचिन के द्वारा दिया गया था। इसमें अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, और जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल 4 है, टोटल 4 कॉन्सेप्ट इसके द्वारा बताया गया। तो याद रखिएगा, बिहेवियर मॉडल, एडगर एच सचिन, 4 कॉन्सेप्ट बताए गए। चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, कह रहा है कि भाई जितने भी इंप्लॉय होते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, जितने भी इंप्लॉय किसी कंपनी में होते हैं, उनको अगर मोटिवेटेड करना है, अगर उनको मोटिवेटेड करना है प्राइमरीली, मतलब स्टार्टिंग में ही मोटिवेटेड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव देना पड़ेगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव देना पड़ेगा, ऐसा उनका पहला मानना था। पहला कॉन्सेप्ट उनका ये कहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में उनको खुश करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव दे सकता है। अब इकोनॉमिक इंसेंटिव में क्या है कि आप उनको सैलरी अच्छा दे सकते हैं, आप उनका इंक्रीमेंट जो कर रहे हो हर साल, जनरली 3% में करते हो तो आप 10% कर दो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए, फिर वो आपकी कंपनी में बने रहेंगे क्योंकि सैलरी बहुत अच्छा है उसका आपकी कंपनी में। ठीक है, तो उनका पहला कॉन्सेप्ट ये था कि भैया किसी भी एम्प्लॉय को आपको रखना है, मोटिवेटेड रखना है, अपने पास रखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनका जो सोशल बेसिकली सॉरी इकोनॉमिकल नीड है उसको पूरा कर दो। इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल नीड, इकोनॉमिकल नीड। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है समझाता हूं मैं आपको। पूछेगा जो बिहेवियरल मॉडल है इसमें कितने कॉन्सेप्ट है, तो आपको याद रखना है कि 4 कॉन्सेप्ट है। किसने लिखा है बिहेवियरल मॉडल को, तो आपको याद रखना है एडगर एच सचिन ने लिखा है। इसके बाद आपको पूछेगा जो पहला कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल मॉडल का वो किस पे बेस्ड है, तो वो इकोनॉमिकल नीड पे बेस्ड है, मतलब इकोनॉमिकल नीड पे बेस्ड है, सैलरी इंसेंटिव इन चीजों पे बेस्ड है, इसको बोलते हैं आपको इकोनॉमिकल नीड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमिकल नीड पे बेस्ड है। यहां तक समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब इससे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो इससे ज्यादा आपको समझना भी नहीं है, इतना रट लो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट में एक और व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है एल्टन मायो। एल्टन मायो नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत सारा सर्वे किया और सर्वे करने के बाद इन्होंने ये कहा कि भाई जो एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रख सकता है वो उसका सोशल नीड रख सकता है, सामाजिक जरूरत इसके जो व्यक्ति है उसको रख सकता है।
इसको मोटिवेटेड रख सकता है, सामाजिक जरूरत, सोशल नीड इसको मोटिवेटेड रख सकता है, ठीक है ना। तो अब सोशल नीड में क्या क्या आ गए हैं मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा सिंपल साधारण शब्दों में। ऐसा है कि एक आदमी है, वो एक अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, एक अच्छी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे जो सिटी से बहुत नजदीक है, शहर से बहुत सामने है, और वहां पे उसके बच्चे पढ़ते हैं अच्छे अच्छे स्कूल में। तो उनका जो सोसाइटी है बहुत ही साफ सुथरा सोसाइटी, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास कार वार सब है, और अच्छे जगह से पॉल्यूशन से दूर रहते हैं, और सिटी में जाते हैं, सिटी में अपने बच्चे को रखते हैं, सिटी में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब उनका सोशल नीड है भाई, ये सब उनका सोशल नीड है। वो बच्चे स्कूल गांव में भी पढ़ सकते थे, वो बच्चे को रूरल एरिया में भी रहा जा सकता था, लेकिन सोशल नीड है कि आज का सोशल नीड सेकंड कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोशल नीड बिहेवियरल मॉडल का कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट है। किसके द्वारा दिया गया है ये वाला, तो एल्टोन मायो का आइडिया था, ये एल्टोन मायो का आइडिया था जिन्होंने ये सेकेंड मॉडल के बारे में बताया। और लेकिन जो पूरा बिहेवियर मॉडल है वो एडगर एस सचिन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सोचा, उसमें से एक व्यक्ति थे एल्डोन मायोस, उसका भी कॉन्सेप्ट उन्होंने उठा लिया कि भैया ये बात भी सही है, आपने भी सही बोला, ऐसा करके, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेल्फ एक्वाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग का मतलब क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग का मतलब है कि एक आदमी है, समझिएगा, उसका एक सिंपल नीड होता है, और वहां से जाते हुए वो सर्वाइवल पे जाता है, ठीक है, और सर्वाइवल पे जाते हुए वो हाई नीड पे जाता है। अब ये क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ एक उदाहरण के तौर पे। मान के चलिए एक आदमी है, वो माइनिंग सरदार का नौकरी लिया, और वो मिडिल क्लास आदमी से, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसको एक माइनिंग सरदार का नया नया नौकरी लगा। अब वो आदमी बहुत खुश है क्योंकि उसके फैमिली में कोई जॉब नहीं करते हैं, उसके फादर छोटे मोटे के काम करते हैं, मदर हाउस वाइफ है, और वो आदमी पढ़ लिख के एक माइनिंग सरदार का नौकरी लिया। अब उसका पैसा आ रहा है, वो खुश है, लेकिन वो 1 साल 1.5 साल होते होते, 1 से 2 साल होते होते अब वो उतना खुश नहीं है। वो अब उसको मजा नहीं आ रहा उस जॉब में, उसको सैलरी तो मिल रहा है, लेकिन अब वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि यार मेरे जो सीनियर है, जो एग्जीक्यूटिव है ना, या जो ओवरमैन है, या जो असिस्टेंट मैनेजर है, उनका लाइफ बहुत अच्छा है, उनके पास कार है, उनका सैलरी बहुत अच्छा है, उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब उनका जो टारगेट है वो शिफ्ट हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि यार हम एग्जीक्यूटिव बने। तो माइनिंग सरदार परमिशन लेके किसी तरह से बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया, और एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरा, एक गेट निकाला, गेट निकाल के वो एग्जीक्यूटिव तक पहुंचा। अब वो आदमी एग्जीक्यूटिव बन चुका है, ठीक है, वो आदमी एग्जीक्यूटिव बन चुका है। जब वो आदमी एग्जीक्यूटिव बन गया तो वो देख रहा है कि यार मैं तो असिस्टेंट मैनेजर हूँ, लेकिन मैनेजर साहब जो है ना उनका बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, मैनेजर साहब जो है उनका बहुत रिस्पेक्ट है। पहले उसका टारगेट था सर्वाइवल, मतलब भाई किसी तरह एक नौकरी लग जाए, है ना, जिससे मेरा परिवार को हम पाल सके, पोस सके, अपना बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। मतलब बेसिकली उनका पहला टारगेट था सर्वाइवल। अब सर्वाइवल से क्या हुआ, उनका टारगेट शिफ्ट होते गया शौक पे, ठीक है, शौक पे मतलब फैसिलिटी पे। फैसिलिटी मतलब जैसे असिस्टेंट मैनेजर जॉब बनेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, तो कार खरीदेंगे, घर बनाएंगे, शहर के बाहर जमीन लेंगे, तो उसका टारगेट शिफ्ट हो गया फैसिलिटी पे, यानी मोर मनी पे, मोर मनी पे, ठीक है। लेकिन जब वो पैसा कमा लिया, घर द्वार ले लिया, तो अब उसको लगता है ना कि यार ज्यादा समाज में इज्जत रहेगा ना तो ज्यादा अच्छी बात है। एक मैनेजर है, वो एक रेपुटेड पोस्ट पे बैठे हुए हैं, हो सकता है उनका सैलरी उतना ना हो, लेकिन उनका इज्जत बहुत है, माइंस में सब लोग सुनते हैं, जीएम वीएम के साथ उनका उठना बैठना होता है। तो अब वो आदमी मैनेजर बनना चाहेगा। तो ऐसे जब लगातार वो सोचता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद के बारे में लगातार वो देखता है कि मैं आज क्या हूं, आज मैं एक्चुअली क्या हूं, और आगे मैं क्या हो सकता हूं, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बेस्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये सब बिहेवियर मॉडल के अंदर में आता है, याद रखिएगा, सब सब बिहेवियर मॉडल के अंदर में आता है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर पीडीएफ डाल दूंगा ना किताब को और आपको दे दूंगा, बोलूंगा पढ़ लो आप, तो आपको समझ में नहीं आएगा। 50 to 60% पोर्शन तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप पढ़ भी लोगे एक बार ना, तो आपको मात्र 30 से 40% ही याद रहने वाला है, उससे ज्यादा याद नहीं रहेगा। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिंपल कॉमन भाषा, कॉमन एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ताकि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए, और जब आप इसको रीडिंग डालो तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से और कंठस्थ हो जाए, ठीक है।
चलिए, तो मैं आपको बता रहा था बिहेवियर मॉडल, उसमें 4 कॉन्सेप्ट है, इडगर एच सचिन के द्वारा दिया गया है। पहला कॉन्सेप्ट आपका इस पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक नीड पे डिपेंडेंट है पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका एल्टोन मायोस के द्वारा दिया गया था, जो कि सोशल नीड पे बेस्ड है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जो कि मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया। और चौथा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो क्या है समझाता हूँ। चौथा कॉन्सेप्ट ये है, ये कहता है कि भाई जो इंसान है ना, इंसान को कोई नहीं समझ सकता है, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है इंसान। ठीक है, इंसान क्या है, इंसान मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको कोई नहीं समझ सकता है। इसी को बोलते हैं चौथा कॉन्सेप्ट। तो चौथा कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है, हर इंसान का गोल अलग है, हर इंसान का मोटिव अलग है। ठीक है, हर इंसान का मोटिव अलग है। किसी का मोटिव है हम पैसा कमाएं, किसी का मोटिव है हम रेस्पेक्ट कमाएं, किसी का मोटिव है हम फैसिलिटी ले, अच्छा घर ले, अच्छा द्वार ले, अच्छा मतलब मस्त जिंदगी जिए। किसी का मोटिव है कि भाई हम अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएं, किसी का मोटिव है कि हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा जमा हो जाना चाहिए, किसी का मोटिव है कि हम नौकरी छोड़ के बिजनेस करें। तो अलग अलग टाइप के जो मोटिव है, इसको बोलते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स एजम्पशंस। तो अगर आपसे पूछेगा कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स एजम्पशंस ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये चौथा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है भाई साहब, तो मेरा जिंदगी सफल हो गया। क्योंकि अगर आप इसको किताब में पढ़ते ना, तो बहुत टेक्निकल भाषा है, आपको समझ में नहीं आता। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हो तो। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं। ठीक है, अभी देखिए ऐसा है कि जो एक मैनेजर होता है, यहां तक तो हो गया है आपका बिहेवियरल कॉन्सेप्ट। लेकिन बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको और आगे बता देना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट। देखिए ऐसा है कि एक मैनेजर, मैनेजर का काम है, ठीक है, मैनेजर का काम है डायरेक्ट करना, किसी को समझाना बताना, किसी को सेलेक्ट करना कि किस काम के लिए किसको रखना है नहीं रखना है, उसका सिलेक्शन करना, किसी व्यक्ति को सिखाना कि भैया इस काम को आप कैसे करोगे, यानी उस पर्टिकुलर काम का ट्रेनिंग देना। अगर वो काम अच्छे से कर रहा है तो उसको अप्रेजल देना, अप्राइजिंग देना। ठीक है, पीएसयू वगैरह में अप्रेजल तो साल में फिक्स रहता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मैनेजर ही डिसाइड करता है कि किसको अप्रेजल देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, अप्रेजल देने के बाद फिर उसको कम्युनिकेटिंग करना पड़ता है, मतलब और जो नीचे है, यानी कि जो आदमी अच्छे से सीख चुका है काम, उसको अब और नीचे काम लोगों को सिखाना है, और इस पे हमेशा कंट्रोल रखना है। यानी जितने भी आदमी उसके अंडर में काम कर रहे हैं, मैनेजर के अंदर में, उसको हमेशा कंट्रोल में रखने का जिम्मेदारी होता है। ठीक है, अब क्या बोला गया इस पॉइंट को लेके, डायरेक्शन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रेजिंग, कम्युनिकेटिंग, कंट्रोल, इसको लेके 3 अलग अलग मॉडल बनाए गए हैं कि ये सब काम मैनेजर जब करता है तो किस तरह से कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो है ट्रेडिशनल मॉडल, इसके बाद है ह्यूमन रिलेशन मॉडल। ये सब नहीं आता है कभी, लेकिन फिर भी मेरा काम है पढ़ाना। ह्यूमन रिलेशन मॉडल, और तीसरा है आपका ह्यूमन रिसोर्स मॉडल। मैनेजर हमने क्या बताया, मैनेजर है, इसका जो काम होता है, ये काम को करने का 3 अलग अलग मॉडल दिया गया है कि आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके काम में क्या क्या आता था मैंने बताया, डायरेक्शन आता है इसके काम में, ठीक, सिलेक्शन आता है इसके काम में, ट्रेनिंग आता है इसके काम में, अप्रेजिंग देना इसके काम में आता है, कम्युनिकेट इसके काम में आता है, और कंट्रोल इसके काम में, ये सब इसके काम में आता है। ठीक है, अब ये काम को करने के 3 मॉडल दिए गए हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल में क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है। इसमें ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, खाली पॉइंट याद रखिए, ट्रेडिशनल मॉडल जो पुराना तरीका था उसमें सिर्फ कंट्रोल करता था, डायरेक्शन देता था, बाकी चीजों पे उसका ध्यान नहीं था। ह्यूमन रिलेशन मॉडल में क्या होता है, ह्यूमन रिलेशन मॉडल में सोशल एंड इगोइस्टिक नीड के बारे में बात होता है। सोशल नीड मतलब उसका सामाजिक जरूरत क्या है, इस चीज पे ज्यादा फोकस रहता है। और ह्यूमन रिसोर्स मॉडल में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मॉडल में बेसिकली जो मैनेजर है इसको डेवलपर की तरह देखा गया है, मैनेजर को डेवलपर की तरह देखा गया है। और जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे जो काम करते हैं, उनको फैसिलिटेटर की तरह देखा गया, फैसिलिटेटर। अब ये सब जो वर्ड है ना आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है,
लेकिन कुछ चीजें आपको रट के काम चल सकता है तो चला लेना चाहिए। ट्रेडिशनल मॉडल जो पहले जो इस्तेमाल होता था, ट्रेडिशनल मॉडल, उसमें कंट्रोल और डायरेक्शन था। ह्यूमन रिलेशन मॉडल में सोशल और इगोइस्टिक नीड के बारे में बात किया गया है। और जो ह्यूमन रिसोर्स मॉडल है उसमें ऐसा कहा गया है कि जो मैनेजर है वो डेवलपर है। मैनेजर कोई तरीके को इजाद करता है, कोई काम को इजाद करता है कि इस टाइप से काम वो करना चाहिए, और जो उसके सबऑर्डिनेट है वो उस काम को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे मैनेजर साहब ने कहा है वैसे वैसे वो काम करते हैं। फिर मैनेजर उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और फिर लास्ट में वो गोल को अचीव करता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरी कॉन्सेप्ट है। तो ये सब उतना डिटेल में नहीं बताना था क्योंकि किताब में भी नहीं है, बहुत सारी किताबें नहीं है, कुछ कुछ अलग अलग किताब के साइड बुक में थोड़ा बहुत दिया हुआ था, तो मैं सोचा चलो इसके बारे में चर्चा कर दूं आपको। तो ये आपका जितने भी टॉपिक आज मैंने बताया, ये सारे टॉपिक को मैंने अभी कवर करा है। जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, ये सब जितने टॉपिक बताया था, ये सारे टॉपिक आज मैंने कवर करा। तो अगर आप फर्स्ट क्लास मैनेजर की तैयारी कर रहे हो, सेकेंड क्लास मैनेजर की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीजीएमएस का जो सिलेबस है, माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का, चाहे आप गोल वाले हो चाहे आप मेटल वाले हो, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। चाहे आप गोल वाले हो, चाहे मेटल वाले हो, चाहे सेकंड क्लास की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट क्लास की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेस्ट्रिक्टेड की कर रहे हो, चाहे अनरेस्ट्रिक्टेड की कर रहे हो। अगर आपका माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का पेपर है, इवन ओवरमैन के भी एग्जाम में अगर माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी का पेपर है, कोई भी एग्जाम में अगर माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी का पेपर है, तो ये पूरा का पूरा पेपर 100% कवर कराया जाएगा। इसके लिए आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6200670155। कॉल भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करने का। बाकी का डिटेल मैं आपको यहीं पे बता ही दिया हूँ, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। जो फी है वो 1000 रुपया रखा गया है। ये अप टू दिसंबर वैलिडिटी रहेगा, लेकिन आपका जून में एग्जाम है तो उसको देखते हुए आपका पोर्शन को मई तक ही खत्म कर दिया जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा जो धीरे धीरे अपलोड होगा। वीडियो भी आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, जो कि मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा फोल्डर बना बना के एप्लीकेशन में, ताकि आपको दिक्कत कुछ ना हो। इसमें आपको नोट्स वगैरह भी सब कुछ मिलेंगे। तो आई होप ये क्लासेस आपको समझ में आया होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।